दोस्तों नमस्कार। दरअसल ये वीडियो न्यूज़पेपर पर है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, खासकर हम परीक्षार्थियों को जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। कुछ प्री पेपर होते हैं, मेंस पेपर, दोनों ही दृष्टिकोण से, और ख़ासकर इंटरव्यू वाले पेपर में इंटरव्यू पर भी कैसे हम डील करेंगे, तो उस लिहाज से हम पेपर को कैसे पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस धर्म दर्शन वाले टॉपिक से। अभिमान से बढ़ती हैं कामनाएं और विशुद्ध होता है चित्त। तो यहाँ पर अभिमान यानी कि हमारे अंदर जो एक तरह से घमंड होता है, उनसे हमारी कामनाएं, इच्छाएं बढ़ती हैं और हमारा चित्त जो है वो भी अशुद्ध होता है। इसके बारे में बताया गया है। तो कुछ व्यक्तियों में किसी गुण या विशेषता, जैसे अधिक धन, उच्च पद, प्रतिष्ठा और ज्ञान के कारण बड़ा या श्रेष्ठ होने का अभिमान आ जाता है। इससे उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाता है। जिन व्यक्तियों में ये विशेषताएं उन्हें दिखाई नहीं देती, उन्हें वे अपने से तुच्छ समझकर घृणा करने लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ होता है तो उससे ऐसे लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अभिमान के कारण ऐसे लोग अपने अंदर किसी दोष को न देखकर केवल अपने गुणों को ही देखते हैं। तो इससे बचना चाहिए हमें, और एक मिड वे पे चलना चाहिए। नहीं अति, नहीं एकदम अपने आप को कमतर समझना चाहिए किसी से, और ना ही बढ़ चढ़ कर अपना बोलबाला या दिखावा करना चाहिए। तो अब इस टॉपिक को ही ले लीजिए, इसको हमने पढ़ा सिंपल सा, है ना। ये धर्म दर्शन के संबंध में है। तो धर्म दर्शन मतलब धर्म माने किसी विशेष टिपिकल किसी नाम वाले धर्म की बात नहीं है। धर्म माने हमारा जो रियल धर्म है। अब आप तो परीक्षार्थी हैं, जान ही रहे होंगे कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस इस तरह से ही धर्म नहीं होता। धर्म जो वास्तविक धर्म होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और दर्शन, तो धर्म का जो दर्शन है ये आप पीएससी के पेपर में भी, पेपर 6 में दर्शन का एक विषय ही है दर्शन, और इसमें एक टॉपिक भी है धर्म दर्शन। तो उससे ये जो टॉपिक है वो कवर होता है ये। तो इस तरह से हमें कौन से पेपर से संबंधित है कौन सा टॉपिक, उसको लेते हुए हमको अखबार को पढ़ना है ना। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 300 स्टार्टअप को समर्थन देने कार्यक्रम समृद्ध। तो एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है समृद्ध नाम से, देखते हैं इसको। तो सरकार ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र की 300 स्टार्टअप कंपनियों को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत सरकार का लक्ष्य 100 यूनिकॉर्न तैयार करना है। यूनिकॉर्न से तात्पर्य ऐसे स्टार्टअप से है जिसका बाजार मूल्यांकन $1 अरब तक पहुंच गया। इस तरह के स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप इकाइयों को शुरुआती पूंजी, संरक्षण और बाजार पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय में विशेष सचिव ज्योति अरोड़ा ने कहा कि उत्पाद नवोन्मेषण, विकास एवं वृद्धि के लिए मेटी के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर की अवधारणा यानी समृद्ध का विकास सिलिकॉन वैली के एक्सेलेरेटर वाई कॉम्बिनेटर की तर्ज पर किया गया है। आईटी एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्होंने पूर्व में 20 स्टार्टअप
इकाइयों को संरक्षण दिया था वह इनकी संरक्षण ज़रूरतों को समझते हैं। इन इकाइयों को ऐसे समय सबसे अधिक संरक्षण की ज़रूरत होती है जबकि उनके विचार को उत्पाद में बदला जाता है। तो एक स्टार्टअप से संबंधित विषय है। सरकार ने आईटी क्षेत्र के स्टार्टअप को समर्थन देने शुरू किया कार्यक्रम। इसको देखेंगे तो एक समृद्ध नामक एक कार्यक्रम है। तो ये प्री की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस की दृष्टि से भी, योजनाओं से संबंधित भी है ये, और अर्थव्यवस्था खंड से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करते हुए डील करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला विषय है भानु प्रताप सिंह और शर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। साथ ही भानु प्रताप सिंह को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। भानु प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, और सुरेंद्र शर्मा कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। तो ये एक दिवसीय परीक्षा सीजीपीएससी प्री और व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री का ये जो टर्म है ये सीजीपीएससी मेंस का पेपर 3 खंड 2 राज्य व्यवस्था से भी संबंधित है। तो इस तरह से इसको डील करेंगे। ओके, देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है सुनवाई। सीबीआई और ईडी की भूमिका निशाने पर, सांसदों विधायकों के ट्रायल में देरी पर सख्त रुख, माननीयों पर नरमी भड़का सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये सीजीपीएससी मेंस पेपर 3 भाग 2 से राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आइए समझते हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। कोर्ट सीबीआई और ईडी पर ट्रायल में देरी पर बरसा है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा कि 15-20 साल के केस पेंडिंग हैं। ये एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं, खासतौर से ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट सिर्फ संपत्ति जब्त कर रही है। यहाँ तक कि कई मामलों में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। केसों को ऐसे ही लटका कर न रखें, चार्जशीट दाखिल करें या बंद करें। मामलों में देरी का कारण भी नहीं बताया गया है। अदालतें पिछले 2 साल से महामारी से प्रभावित हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। सीजेआई ने कहा कि पीएमएलए में 78 मामले 2000 से लंबित हैं, यानी सन 2000 से लंबित हैं। आजीवन कारावास में भी कई मामले लंबित हैं। सीबीआई के 37 मामले अभी लंबित हैं। हमने एसजी से हमें यह बताने के लिए कहा था कि इसमें कितना समय लगेगा। हम एसजी तुषार मेहता से सीबीआई और ईडी से इन लंबित मामलों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। इन एजेंसियों ने इन मामलों में देरी के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। तो पीएमएलए में 78 मामले 2000 से लंबित हैं और सीबीआई के 37 मामले अभी लंबित हैं। तो ये दोनों ही न्याय खंड से संबंधित है, पेपर 3 में ही आएगा ये। और ये प्रशासन और राज्य व्यवस्था दोनों से संबंधित विषय हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है उससे संबंधित मामले हैं। और ये खास करके जैसे कि इनको कुछ मामलों में मंत्री, विधायक, सांसद और राजनीतिक जो पद हैं इनको उन्मुक्ति मिली हुई है, उनसे भी संबंधित है। ये मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और प्री के दृष्टि से भी। कुछ अनुच्छेदों को भी इसमें हम डील कर सकते हैं।
किन किन अनुच्छेदों में इनके लिए क्या क्या उन्मुक्तियाँ दी गई हैं। सीबीआई और ईडी ये जो डिपार्टमेंट हैं वो किन मंत्रालयों से संबंधित है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। और देरी के क्या कारण हैं, इन पर हम अपनी और ज़्यादा स्टडी करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगला मामला कृषि से संबंधित है, कृषि और विज्ञान। गन्ना किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। चीनी का बिक्री मूल्य बढ़ाने से इनकार किया है। राहत क्या दी गई किसानों को? गन्ने का एफआरपी अब 290 रुपये क्विंटल हो गया है। तो पहले गन्ने का एफआरपी कितना था? 285 रुपये प्रति क्विंटल तय था। आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है और 2021-22 सत्र में गन्ना बेचने पर किसानों को इससे फ़ायदा होगा। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को 2021-22 के नए विपणन सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी एफआरपी मूल्य 5 रुपये से बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, यानी 5 रुपये बढ़ाकर 290 रुपये किया है। हालांकि इसके साथ ही सरकार ने चीनी की बिक्री मूल्य में तत्काल बढ़ोतरी से इनकार किया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA की बुधवार को हुई बैठक में 2021-22 के विपणन वर्ष अक्टूबर-सितंबर के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। चालू विपणन वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 285 रुपये प्रति क्विंटल है। पीयूष गोयल ने कहा कि 10% की मूल्य रिकवरी दर पर एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने कहा कि 10% से ऊपर प्रत्येक 0.1% की वृद्धि पर 2.90 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम उपलब्ध कराया जाएगा। एथेनॉल बिक्री से करीब 22,000 करोड़ जुटाए। चीनी के निर्यात के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि चीनी मिलों ने 2020-21 के विपणन सत्र में 70 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए अनुबंध किया है। इसमें से 55 लाख टन का निर्यात हो चुका है, शेष 15 लाख टन भी पाइपलाइन में है। मंत्री ने कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए मिलों को वित्तीय मदद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ा है। पिछले 3 चीनी सत्रों में चीनी मिलों, डिस्टिलरीज ने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को एथेनॉल की बिक्री से करीब 22,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। इधर गन्ना किसानों का 143 करोड़ बकाया लंबित है। पीयूष गोयल ने कहा कि एथेनॉल से राजस्व 15,000 करोड़ रुपए वार्षिक से बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे चीनी मिलें किसानों को समय पर भुगतान करेंगी। पिछले चीनी सत्र 2019-20 में गन्ने का बकाया 75,845 करोड़ रुपए था। इसमें से 75,703 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। सिर्फ 143 करोड़ रुपए का बकाया लंबित है। चालू चीनी विपणन सत्र 2020-21 में 90,959 करोड़ रुपए के बकाया में 86,238 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये गन्ना यानी कि कृषि से संबंधित टॉपिक है। तो कृषि जो है वो हमारे GPSC मेंस पेपर 4 के अंतर्गत आता है, खंड 3 से। तो इसको उस तरह से डील करना है और साथ ही इसमें कई टॉपिक हैं। FRP है, एथेनॉल है, चीनी उद्योग है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। पंकज कुमार सिंह BSF के नए महानिदेशक, इनकी नियुक्ति हुई है। तो भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह बुधवार को सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए।
सिंह राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो ये एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बस इतना ही देखना है इसमें। अगला न्यूज़ है, प्रदेश में 13% कम बारिश, फिर भी 93% खरीफ की बुआई पूरी। तो ये मानसून से संबंधित है, भूगोल खंड से, छत्तीसगढ़ की भूगोल। प्रदेश में 1 जून से अभी तक 13% कम बारिश होने के बावजूद 93% खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। धान व मक्का की बुआई 97, दलहनी फसलों की 69 व तिलहनी फसलों की 56% बुआई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अभी तक 765 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। प्रदेश में मानसून की एंट्री 9 व 10 जून को हो गई थी। रायपुर में मानसून औसत शेड्यूल से 6 दिन पहले पहुंच चुका था और शुरुआती दिनों में बस्तर को छोड़कर बाकी जिलों में जमकर बारिश भी हुई, लेकिन अगस्त में कम बारिश के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई। तो ये फसलों की बुआई से संबंधित खरीफ फसल क्या होता है और मानसून कब आता है, कब तक रहता है, कितना बारिश होता है हमारे छत्तीसगढ़ में औसतन एक साल में, सर्वाधिक बारिश कब हुई थी और कहाँ कहाँ कम और अधिक बारिश होता है। तो इन सब टॉपिक्स को इसमें डील कर सकते हैं और कनेक्ट करके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है, 30 से अधिक तहसीलों पर सूखे का साया। तो इन तहसीलों में 70% से कम बारिश हुई है। कांकेर देख सकते हैं आप कौन कौन से ज़िले और तहसील हैं। कांकेर जिला है, कोंडागांव, कोरिया, गरियाबंद, जसपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर, बस्तर, बालोद, बीजापुर, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर। तो इनमें जो तहसीलें हैं आप देख सकते हैं, इन तहसीलों में कम बारिश हुई है। और इधर और डाटा दिया है, 53.9% बारिश कांकेर ज़िले में हुई है, मिनिमम है। और 60.8% बारिश बीजापुर ज़िले में हुई, जो मैक्सिमम है। तो कहाँ कितनी कम वर्षा हुई है आप इसको भी देख सकते हैं, चार्ट में दिया है। मानसून की दगाबाजी से राज्य के 28 में से 15 जिलों को 30 से ज़्यादा तहसीलों पर सूखे का साया मंडराने लगा है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई। कांकेर और बीजापुर ज़िले में अब तक सबसे कम क्रमशः 53.9 और 60.8% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में रिपोर्ट तलब की है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कांकेर जिले की 7 तहसीलें अल्प वर्षा की चपेट में हैं। यहाँ के दुर्गुकुंडल में 40% कम बारिश हुई है, यानी कि मिनिमम है ये, जो राज्य में सबसे कम है। रायपुर जिले की आरंग तहसील और इन सभी तहसीलों में कम बारिशें हुई हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। और न्यूज़ में 30% से कम बारिश है आधार। तो किसी ज़िले या तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने से पहले कई तरह के आकलन किए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा आधार बारिश का आंकड़ा है। राजस्व विभाग के अफसरों के अनुसार 30% से कम बारिश वाले क्षेत्र को सूखाग्रस्त की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद फसल की स्थिति आदि भी देखी जाती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 20% कम बारिश रहना भी अल्प वर्षा की श्रेणी में आता है। तो कौन करता है सूखाग्रस्त? केंद्र घोषित करता है सूखाग्रस्त। किसी भी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करना है तो केंद्र सरकार। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की टीम संबंधित क्षेत्र का दौरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। इसके आधार पर ही क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सूखे की समस्या से संबंधित ये टॉपिक है और मानसून से तो है ही, साथ ही साथ किसानों की जो चिंता है एक तरह से ये भी है। सिंचाई की समस्याएं हैं, सिंचाई कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में, कहाँ कहाँ से सिंचाई होती है, सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं,
इन सभी को इस न्यूज से कनेक्ट करते हुए डील करना है। ठीक है, अगला न्यूज है, इस बार 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी, 95 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। प्री मेंस दोनों की दृष्टि से यह न्यूज इम्पोर्टेंट है। धान खरीदी से संबंधित ये मुद्दा है। आइए देखते हैं। पुराना धान नहीं बिका, मार्कफेड लेगा कर्ज, 9,000 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी। तो केंद्र से अब तक 1.77 लाख बारदानों की मंजूरी, मांगे थे 2 लाख। ये बारदानों से संबंधित न्यूज है यहाँ पर इस सेक्शन में। संग्रहण केंद्रों में जाम, धान की नीलामी नहीं होने के कारण मार्कफेड की बड़ी राशि फंस गई है। इसे देखते हुए मार्कफेड ने सरकार से 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बैंक गारंटी मांगी है। इससे पहले भी धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की बैंक गारंटी की मांग की थी। इस साल राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए हफ्ते भर पहले हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 92 से 95 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य विभाग व मार्कफेड को धान खरीदी की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में मार्कफेड ने सरकार से 9,000 करोड़ की अतिरिक्त बैंक गारंटी की मांग रख दी है। यानी इस बार धान खरीदी के लिए 24,000 करोड़ कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कफेड के सामने सबसे बड़ी समस्या पिछली बार खरीदी गई धान की नीलामी नहीं होना है। 2020-21 के सीजन पर का 41,000 टन धान अब तक नहीं बिकी है। इसमें कुछ धान के खराब होने की भी सूचना है। यही वजह है कि हर साल धान खरीदी के लिए राशि कर्ज लेने के बाद केंद्र से जो राशि मिलती है उसके बाद बैंकों को लौटा दिया जाता है। इस बार संग्रहण केंद्रों में ही धान जाम है। नई योजनाओं की ओर रुझान देख रहे हैं। ये जो सेक्शन है राज्य सरकार के जो धान के साथ साथ अन्य फसल लेने के लिए भी किसानों को प्रेरित कर रही है। जैसे कि इस कड़ी में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन स्वरूप इनपुट सब्सिडी की राशि दी जाएगी। इन योजनाओं से एजेंसियों को उम्मीद है कि लक्ष्य के मुताबिक कम मात्रा में धान खरीदना होगी। ऐसा होगा तो मार्कफेड पर कर्ज का बोझ ज़्यादा नहीं होगा। तो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना क्या है, मार्कफेड क्या है और धान खरीदी किस प्रक्रिया के तहत होती है ना, किस प्रक्रिया के तहत करता है मार्कफेड और मंडियाँ, ये सारी जो टॉपिक है वो इस न्यूज से कनेक्ट करती हैं। तो इसको इस तरह से डील करेंगे। अगला न्यूज निर्यात से संबंधित है, यानी कि अर्थव्यवस्था खंड से। निर्यात को बढ़ाने राज्यों के साथ मिलकर काम करें बैंक, बैंकिंग से भी संबंधित हो गया ये। निर्मला सीतारमण ने ऐसा बैंकों को निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा, एक जिला एक उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। एक जिला एक उत्पाद ये एक योजना है जिसमें किसी विशेष जिले का जो विशेष उत्पादन होता है, विशेष वस्तु की उत्पादन, तो उस जिले में वो उत्पादन उसको महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से ये योजना है। तो इस योजना से संबंधित ये न्यूज भी है। सीतारमण ने यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे निर्यातकों के संगठनों से बातचीत करें और उनकी ज़रूरतों को समझें। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद निर्यात एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समर्थन देने को भी
कहा। बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के समर्थन में उनकी तरफ से उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई है। अगला न्यूज भी अर्थव्यवस्था खंड से संबंधित है। मुद्रास्फीति, महंगाई, है ना। लगातार बढ़ रही महंगाई पर वित्त मंत्रालय के राजस्व मंत्री सचिव बोले। राजस्व सचिव ने क्या कहा इस संबंध में? तेल दाल से बढ़ी महंगाई, नई फसल से घटेंगी कीमतें। तो राजस्व सचिव बोले मुद्रास्फीति 4 से 6% के दायरे में रहने की उम्मीद। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि खाद्य तेल और दालों का मुद्रास्फीति बढ़ने में प्रमुख योगदान रहा है और बाजार में उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुल्क कटौती के जरिए आपूर्ति बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बुधवार को दोहराया कि पेट्रोल डीजल पर करों और शुल्कों को कम करने के तौर तरीकों को लेकर केंद्र को राज्यों के साथ तालमेल बिठाना होगा। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि नई फसल के बाजार में आने के बाद मुद्रास्फीति में कमी आएगी और इसके 4 से 6% के दायरे में रहने की उम्मीद है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आरबीआई ने महंगाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि महंगाई इस समय थोड़ी अधिक है, हालांकि वह कुछ समय में सामान्य हो जाएंगी और हमें भी लगता है कि एक बार फसल आने पर महंगाई कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि को कम करने की रणनीति के तहत सरकार ने खाद्य तेल और दाल सहित कई उत्पादों पर शुल्क कम किया है। उन्होंने कहा, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति बढ़ने में इन घटकों का योगदान अधिक है, हमने इनके शुल्क को कम कर दिया है। नीचे सेक्शन में और क्या है? जुलाई में मुद्रास्फीति 5.59% रही। जुलाई में मुद्रास्फीति कम होकर 5.59% रह गई और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को उम्मीद है कि 2021-22 में 5.7% रहेगी। सीतारमण ने कहा खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के चलते महंगाई 6% से अधिक हो गई थी। तो आयात निर्यात मुद्रास्फीति महामारी के दौरान किस तरह से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है वो काम कर रही थी और महंगाई से संबंधित ये पूरा मुद्दा है। वो समझने के लिए अर्थव्यवस्था खंड में जाकर इन टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़ना है और उनको कनेक्ट करते हुए इस तरह की न्यूज़ को डील करना है। एक और न्यूज़ है, महंगाई पर नज़र रखे हुए हैं सीतारमण। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई पर नज़र रख रही है और ज़रूरत पड़ने पर राज्यों के साथ भी चर्चा कर रही है। तेल बॉन्ड को लेकर अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुए सीतारमण ने कहा कि वह संप्रग सरकार की चाल थी जिसका भुगतान मौजूदा सरकार कर रही है। पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क एवं करों में कमी के मुद्दे पर उन्होंने कहा केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर समाधान तलाशना होगा। तो यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध का भी थोड़ा सा हिंट दिया गया है, उसको भी पढ़ सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार से राजनीतिक प्रशासनिक वित्तीय विधायी संबंध होते हैं, ये आपका मेंस का पेपर 3 राज्य व्यवस्था खंड से खंड 2 राज्य व्यवस्था खंड से संबंधित है। तो इस तरह से इस न्यूज़ में अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों के को कनेक्ट करते हुए डील करना है। तो अगला न्यूज़ जो है ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि केवल आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर नहीं हो सकता, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखना होगा, ऐसा इनका टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो न्यूज़ है ये राज्य व्यवस्था खंड से संबंधित है और साथ ही साथ ये मेंस के पेपर 2 निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है। आरक्षण से संबंधित मुद्दा भी है। और आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के
भीतर क्रीमी लेयर को हटाने के लिए मापदंड निर्धारित करने की हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 की अधिसूचना को खारिज करते हुए कहा, यह इंदिरा साहनी मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। इस मामले को मंडल फैसला के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंदिरा साहनी का जो मामला था उसका जो फैसला आया था उसको मंडल फैसला के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा सरकार की अधिसूचना को किया है इन्होंने खारिज और 3 महीने के भीतर नई अधिसूचना की स्वतंत्रता दी गई है। सामाजिक आर्थिक कारण भी देखने होंगे। मंडल फैसले का व्यापक जिक्र करते हुए पीठ ने निर्णय में कहा कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है और सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा तथा अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर यह फैसला आया। अधिसूचना का आधार केवल आर्थिक था। अधिसूचना को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिसूचना के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में दाखिले और राज्य सेवाओं में नियुक्ति में खलल नहीं डाला जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी थे। पीठ ने कहा, तथ्य यह है कि अधिसूचना केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर जारी की गई थी और इसे रद्द करने के लिए केवल यही पर्याप्त आधार है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरूप आज से 3 महीने की अवधि के भीतर एक नई अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी है। 6 लाख से ज़्यादा कमाई वाले क्रीमी लेयर में। तो अधिसूचना के अनुसार पिछड़े वर्ग के सदस्य जिनकी सकल वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उन्हें सबसे पहले सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का लाभ मिलेगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि कोटे, जो उनका कोटा आरक्षण के कोटा होता है, उस शेष हिस्से में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के उस तबके को लाभ मिलेगा जिनको वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपए से अधिक लेकिन 6 लाख से कम है तथा सालाना 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले को राज्य के कानून के तहत क्रीमी लेयर माना जाएगा। लेकिन इसे बढ़ाकर 12 लाख करने का अभी मामला उठ रहा है। क्रीमी लेयर का जो दायरा है उसको बढ़ाकर 12 लाख करने का, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कुछ हिंट आए हैं कि वो 8 लाख तक करना चाहती है इस 6 लाख वाले दायरे को। इससे संबंधित एक और न्यूज़ है, आइए देख लेते हैं। ओबीसी राजनीति में जातीय जनगणना के जिन्न की वापसी। जातीय जनगणना कराए जाने से एक खतरा यह भी है कि इससे जाति व्यवस्था को कहीं नया खाद पानी मिल सकता है। जातिवाद भी और मजबूत होगा, इसका नुकसान भी है। दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया भी देखने मिलेगी। सत्ता के लिए ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे राजनीतिक दलों ने ओबीसी आरक्षण पर हुए ताज़ा फैसलों से उत्साहित होकर जातीय जनगणना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देश में पहली बार 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। इसके आंकड़े भी प्रकाशित हुए थे। इसके बाद 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े रोक दिए गए। कई दशकों बाद 2011 में बदले हुए स्वरूप में जाति की जनगणना दर्ज किया गया, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। न तो यूपीए सरकार ने इसमें रुचि ली, न मौजूदा एनडीए सरकार ने। मौजूदा सरकार ने तो इस आंकड़ों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ संसद में साफ कर दिया है कि 2021 में होने वाली जनगणना जातिगत आधार पर नहीं होगी। लेकिन भाजपा के अंदर उसके सहयोगी और विरोधी दलों की तरफ से जिस तरह चौतरफा दबाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भाजपा के लिए जाति जनगणना के सवाल को बहुत दिनों तक ठंडे बस्ते में रखना मुश्किल हो सकता है। खुद सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी विधायक, सांसद और दूसरे छत्र इसे लेकर दबाव बना रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना की मांग को लेकर राजद, जदयू जैसे धुर विरोधी दलों ने जब हाथ मिला लिए तो भाजपा के सामने भी मजबूरी थी कि वह उनके साथ खड़ी दिखे। इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर न तो भाजपा न ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट राय जाहिर की है। एक धड़े का मानना है कि अगर जाति जनगणना का फैसला हुआ तो इस तरह से मंडल 2 की राजनीति शुरू हो जाएगी।
मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से जातिगत आधार पर मतदान के चलते लगातार चुनाव में ओबीसी सांसदों विधायकों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में भाजपा में हिंदुत्व के झंडे के नीचे सभी जातियों के वोटों को गोलबंद करने में सफलता हासिल की है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के नतीजे प्रमाण हैं कि क्षेत्रीय दलों से भी ज़्यादा वोट इस वक्त भाजपा को हिंदी भाषी प्रदेशों में मिल रहे हैं। यही बात क्षेत्रीय दलों को खटक रही है, जिनको मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद वोटों के रूप में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। जातीय जनगणना पर दबाव बनाने के पीछे भी यह बड़ा कारण है। विधानसभा चुनाव में जातिगत आधार पर वोटों को ध्रुवीकरण करने वाली क्षेत्रीय दलों को लगता है कि जातीय जनगणना के बाद जो तस्वीर सामने आएगी उससे भाजपा कांग्रेस जैसे दलों की ताकत घटेगी। 1931 की जनगणना के हिसाब से देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% के आसपास थी और 90 सालों बाद भी इसी आंकड़े के भरोसे सारी नीतियां बन रही हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग का मानना है कि उनकी असल आबादी इससे कहीं ज़्यादा है। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का सीधा रिश्ता नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण से भी जुड़ा है। जातीय जनगणना से अगर साबित हो जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% से ज़्यादा है तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग को आधार मिलेगा। इस जनगणना में एक खतरा यह भी है कि इसमें ऐसी कई पिछड़ी जातियों के बारे में पता चलेगा जिनको आरक्षण का लाभ अपनी आबादी के हिसाब से नहीं मिल रहा है। क्या कुछ ऐसी जातियों के बारे में भी तस्वीर साफ हो सकती है जो कम जनसंख्या के बावजूद ओबीसी को मिलने वाले ज़्यादातर लाभ ले रहे हैं। आरक्षण की 50% की सीमा को लेकर ओबीसी तबका पहले ही मोर्चा खोल बैठे हैं। आदिवासी और दलितों के आकलन में फेरबदल होगा नहीं क्योंकि वह जनगणना में हर बार गिने जाते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना प्रतिशत घटने या बढ़ने की गुंजाइश अगड़ी जातियों और ओबीसी में ही होगी। इससे जातियों के बीच तनाव का खतरा है। भाजपा को जल्द से जल्द जातीय जनगणना के दांव काट तलाशनी होगी। अंग्रेजों के वक्त की गई जातीय जनगणना के बाद भारत में जाति व्यवस्था और जटिल हो गई थी। इन तमाम आशंकाओं के बावजूद जातीय जनगणना के फायदे भी हैं। आंकड़ों की शक्ल में देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों की हिस्सेदारी पहली बार आधिकारिक रूप से सामने आएगी। किसी योजना को सही तरह से लागू करने में यही आंकड़े सटीक आधार बनेंगे। हालांकि जातीय जनगणना के पक्षधर लोगों का तर्क यह है कि जातियों की गिनती अब तक नहीं हुई तो देश में जातिवाद खत्म नहीं हो गया, इसलिए जातीय गणना से जातिवाद बढ़ने की आशंका निर्मूल है। इसके अलावा आरक्षण का लाभ ठीक दिए जाने के लिए भी जाति गणना जरूरी है। तो था ओबीसी जाति जनगणना से संबंधित मामला, और ये एक तरह से देखेंगे तो राजनीतिक मुद्दा लग रहा है, लेकिन ये हमारे निबंध के लिए बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड हैं। और जैसे कि इसमें कुछ आंकड़े हैं 1931, 1941, 2011 की जनगणना में किस तरह